बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। बच्चों, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है अर्थ क्लाइमेट सिस्टम, जो कि हमने पिछले 2 लेक्चर से कंटिन्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब बेटा यहां पर मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज कराना चाहूंगा ताकि पहले पढ़ी हुई इंफॉर्मेशन के साथ आप कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था क्लाइमेट को और वेदर को, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक इलाके की एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसे उस इलाके का वेदर कहते हैं। लेकिन अगर इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को एक लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व किया जाए, लगभग कोई 30 साल, ठीक है, तो फिर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वेदर नहीं बल्कि क्लाइमेट कहलाती हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उस इलाके की कंडीशन आ जाती है कि वहां पे हवा कैसी चलती है, तेज चलती है या आहिस्ता चलती है, उसकी डायरेक्शन किधर को होती है, उसके अंदर नमी है या नहीं है, अगर है तो क्या उसका तनासुब है, ठीक है, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, कैसा है। ठीक है, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे वहाँ पे बारिश हो रही है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ठीक है, या वहाँ पे बारिश नहीं होती, बहुत खुश्क हवा चलती है, तो ये तमाम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो वेदर, और अगर एक रीजन की लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 30 साल के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो किसी भी एक रीजन का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं वो बेटा 5 कंपोनेंट्स होते हैं ऑन द अर्थ। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे था हमारे पास एटमॉस्फेयर, नंबर 2 पे था हाइड्रोस्फेयर, नंबर 3 पे था क्रायोस्फेयर, नंबर 4 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लिथोस्फेयर है, और नंबर 5 पे बेटा हमारे पास बायोस्फेयर। ठीक है, ये 5 स्फेयर हैं जो अर्थ के ऊपर मौजूद किसी भी एक रीजन का जो क्लाइमेट होता है उसे डिसाइड करते हैं। और क्लाइमेट क्या होता है मैंने वहीं से स्टार्ट किया, आपको बताया कि किसी भी एक रीजन की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं जो कि एक लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व की गई होती हैं। ठीक है बेटा, इसको हम एवरेज ऑफ वेदर भी कहते हैं। ठीक है ना, ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, और सबसे पहले हम आ जाते हैं जी लिथोस्फेयर के ऊपर। ठीक है, लिथोस्फेयर है क्या बेटा? अर्थ जो है ना, अर्थ, इसके ऊपर जितना भी आपका वो जो लैंड वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये जो ऊपर की सरफेस है अर्थ की, ठीक है, जिसमें पहाड़ हैं, उसमें सहरा है, उसमें ज़मीन है, उसमें ज़रई ज़मीन है, ठीक है, ये सारा जो लैंड है ना, लैंड एरिया, ये दरअसल बेटा आपके पास लिथोस्फेयर है। ठीक है, ये लैंड वाला एरिया, इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, देखिए जरा। Lithosphere is the outermost side shell of the earth consisting of crust and uppermost part of the mantle। ठीक है, ये दरअसल लिथोस्फेयर जो है वो अर्थ की बाहरी सरफेस है, बाहरी सॉलिड सरफेस, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ चट्टानों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक अर्थ की लेयर जिसको मेंटल कहते हैं ना, उसका अपर पार्ट शामिल होता है। अर्थ की डिफरेंट लेयर्स होती है ना, उसके अंदर जो उसके सेंटर से लेके बाहर की तरफ आएंगे डिफरेंट लेयर्स होती है, सेंटर में कोर होती है, फिर उसके बाद ऊपर डिफरेंट लेयर्स होती है, तो बाहर वाली जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसको हम मेंटल कहते हैं। ठीक है ना, उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो एक चीज बहुत सिंपल है आपने ये माइंड में रखने के लिए, लिथोस्फेयर है क्या? वो मेरे बच्चे आपके पास अर्थ की सरफेस है, चाहे वो सहरा की सूरत में है, चाहे वो जरखेज जमीन की सूरत में है, चाहे वो पहाड़ की सूरत में, इसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और एक चीज और आपको बता दूं बेटा कि यहां पर इस टॉपिक के अंदर भी आपने 2 चीजों पे फोकस करना है। वो चीजें क्या हैं? एक तो पता हो कि लिथोस्फेयर क्या है और बायोस्फेयर क्या है, दूसरा आपको ये देखना है कि ये दोनों अर्थ के ऊपर मौजूद किसी भी एक रीजन का क्लाइमेट डिसाइड करने में किस तरह रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्टिव अपने माइंड में टारगेट बना के रखो कि हमने क्या सीखना है। हमने सीखना है कि ये दोनों हैं क्या, बायोस्फेयर और लिथोस्फेयर, और इनका क्या असर होता है, कैसे ये अर्थ के क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ये 2 ऑब्जेक्टिव हैं आपके। ठीक है, ये अगर आपको पता चल जाता है कि ये दोनों क्या हैं और ये कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, तो आपको जो टॉपिक है वो सक्सेसफुल होगा, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, तो पहली चीज आपको मैंने बता दी है, आपको समझ आ गई होगी कि लिथोस्फेयर क्या है। ये अर्थ की सॉलिड सरफेस है। ठीक है, उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आप उसमें लिखेंगे नोट्स के अंदर कि ये मुख्तलिफ किस्म के रॉक्स, चट्टानों पर मुश्तमिल होती है और मिनरल्स पर मुश्तमिल होती है। मिनरल्स मतलब जैसे अर्थ के अंदर बहुत सारी आपको मिलती हैं, धातें भी मिलती हैं। ठीक है, आपको अर्थ से आयरन मिलता है, कॉपर मिलता है, गोल्ड मिलता है, ठीक है, और बहुत सारी कीमती धातें आपको ज़मीन से मिल रही होती हैं।
और इसके अलावा यहाँ से जो सिलिकॉन के डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें सिलिकेट्स कहा जाता है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्वार्ट्स मिलता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें जो कि अर्थ के अंदर से आपको मिलती हैं। ठीक है, तो चट्टानों के साथ साथ ये जो मिनरल्स हैं ये सब मिलके जो है वो अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। ठीक है, ये जो इसकी लिथोस्फीयर उसको बना रहे होते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर आप आगे बताएंगे कि लिथोस्फीयर जो है वो इंटरेक्ट करता है विद द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर टू इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। अब ये बात जरा ध्यान से समझिएगा मेरे बेटे, अकेला जो एक लिथोस्फीयर है ना यही इंपैक्ट नहीं कर रहा होता, ये जो बाकी डिफरेंट स्फीयर्स है ना, जिस फाइव स्क्वायर्स की मैंने स्टार्ट में बात की है, ये उनके साथ मिलके क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। ठीक है ना, तो अकेला लिथोस्फीयर भी किसी हद तक ठीक है असरअंदाज हो रहा होता है, बट ये बाकियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए असरअंदाज होता है क्लाइमेट के ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है, ये इंडिविजुअली कोई एक एलिमेंट या कोई एक फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता, ये बाकियों के साथ मिलके आगे चल रहा होता है। ठीक है ना, यानी इसके साथ वो एटमॉस्फेयर भी होगा, इसके साथ बायोस्फीयर भी शामिल होगा, और भी स्फीयर इसके साथ मिलके, तो फिर ये क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, एक अकेला इंडिविजुअल नहीं हो रहा होता। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया कि जो लिथोस्फीयर है वो बाकियों के साथ इंटरेक्ट करता हुआ क्लाइमेट पर असरअंदाज होता है। अब कैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैं साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा, और आपको खुद भी पता चल जाएगा कि अकेला ये नहीं इन्वॉल्व, इसके साथ और भी चीजें हैं जो कि मिलकर क्लाइमेट पर असरअंदाज हो रही होती है। ठीक है बेटे, अच्छा, तो यहां पर हमने एक चीज देख ली कि लिथोस्फीयर क्या है, किससे बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, और क्लाइमेट पे कैसे असरअंदाज होता है, सेपरेटली भी होता है बट बाकियों के साथ मिलके फिर क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होगा। अब वन बाय वन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आ जाइए जी, वो आ जाता है हमारे पास लैंड सरफेस। ठीक है, अब इसके फीचर्स भी आप कह सकते हैं, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि लिथोस्फीयर का क्या रोल है, क्या किरदार है क्लाइमेट के अंदर, क्लाइमेट के किसी भी इलाके का क्लाइमेट डिसाइड करने में इसका क्या किरदार है। नंबर 1 पे बेटा लैंड सरफेस है ये। ठीक है, ये आपको जो भी इन्वायरमेंट आपने ऑब्जर्व करना है, जो भी आपने एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करना है अर्थ के किसी एक जगह के ऊपर, तो उसके लिए आपको जमीन तो चाहिए ना बेटा, तो ये आपको लैंड प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। ठीक है, जहां पे आप एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहां पर बातें लिखी, अब मैं पहले ये पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आपको डिटेल से चीजें समझाता हूं। यहां पर मैंने सिर्फ समरी लिखी हुई है। डिफरेंट लैंड सरफेस इन्फ्लुएंस डिफरेंटली, लाइक द फॉरेस्ट मॉडरेट द टेम्परेचर एंड डेजर्ट्स हैव द एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन। अब देखो जी, अब अपना ऑब्जेक्टिव फॉरन माइंड में ले आओ कि सर ने कहा था कि आपने सीखना यह है कि ये जो लिथोस्फीयर है वो कैसे हमारे जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट की एक ये प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, टेम्परेचर कह लीजिए। ठीक है, ये एक किसी भी हवा का या वहां पे इलाके में जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या है, ये क्लाइमेट के अंदर आ जाती है। ठीक है ना, ये उसकी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अब आपकी जो जमीन है, ये जो लैंड एरिया है, ये कैसे उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है वो देखो जरा। एक तरफ सहरा है, एक तरफ ग्रीन रीजन है। अब जो ग्रीन रीजन है ना, ठीक है, वो ग्रीन रीजन अपने इलाके के अंदर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर को सडनली फ्लक्चुएट नहीं करने देगा, यानी यकदम बढ़ जाए यकदम कम हो जाए ऐसा नहीं होने देगा। ठीक है, और जो सहरा है वो अपने एनवायरनमेंट को सडनली उसका टेम्परेचर बढ़ा भी देता है, उसको कम भी कर देता है। दिन के टाइम बहुत गर्म, रात के टाइम काफी ठंडा हो जाता है, सडन फ्लक्चुएशन आती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसकी रीजन भी बताता हूं। जहां जंगल है, ठीक है, जमीन के ऊपर दरख्त मौजूद है, ठीक है ना, लैंड के ऊपर, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये अकेला नहीं होता, इसके साथ और भी, अब ये जो जानदार है ना दरख्त, ये बायोस्फीयर में आ जाते हैं। अब बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलकर यहाँ पे क्लाइमेट पे असरअंदाज हो गए। गौर से सुनना, जहां दरख्त मौजूद है, अब सनरेज आ रही हैं, घने जंगल है, वहां समटाइम तो ऐसा होता है कि दिन के टाइम पे भी नीचे जमीन पे रोशनी पड़ नहीं सकती, इतने घने जंगल भी मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अर्थ के ऊपर सनलाइट को पड़ने ही नहीं दे रहे। ठीक है, जब अर्थ सनलाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो गर्म नहीं होगी, टेम्परेचर वहां पे लो रहेगा। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर से वाटर को गैसियस फॉर्म के अंदर इमिट करते हैं, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वहां पे भी उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो काफी बेहतर रहता है, ज्यादा गर्म नहीं हो पा रहा होता। तो अब जहां दरख्त है वहां इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया गया, तो क्लाइमेट के अंदर जो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता दिन के टाइम के अंदर, ठीक है, और ना ही रात को इसमें ज्यादा वेरिएशन आएगी, ये दरख्तों की वजह से हो गया, और इस जमीन के इस खेते की वजह से जहां पे दरख्त लगे हुए थे। अब दूसरी तरफ आ जाए बेटा, जहां चट्टाने हैं, ठीक है, जहां पे रेतला इलाका है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, अब जहां रेत है ना, रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो थोड़ी सी हीट अब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा लेती है, और थोड़ी सी हीट इमिट करके अपना टेम्परेचर ज्यादा गिरा भी लेती है। तो दिन के वक्त के अंदर सनलाइट पड़ रही होती है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ने अब्जॉर्ब करती है, और अब्जॉर्ब करके ने बेटा अपना टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा लेती है। तो यहाँ दिन के टाइम में सडन फ्लक्चुएशन आ रही है, यकदम टेम्परेचर बढ़ गया,
ये जो सडन फ्लक्चुएशन का मतलब है कि टेम्परेचर का एकदम ऊपर चले जाना और एकदम नीचे आ जाना, ठीक है। अब क्योंकि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी कम है सैंड की, दैट्स वाई उसका टेम्परेचर सडनली इंक्रीज कर जाता है डे के टाइम और सडनली डिक्रीज। जैसे ही थोड़ी सी हीट बाहर निकली है अर्थ से या रेत से, तो फौरन से भाई साहब उसका टेम्परेचर डाउन, तो सडनली अप सडनली डाउन। अब ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहां पे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आ रही है? लिथोस्फीयर की वजह से आ रही है, ठीक है। इस तरह से ये असरअंदाज होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये, बल्कि आपको मैंने पढ़ के बता दिया कि ये जहां पे जंगल है और जहां पे सहरा है, दोनों इलाकों में एटमॉस्फेयर का फर्क होता है, ठीक है। तो ये जमीन ही है जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है, लेकिन साथ में बायोस्फीयर का भी इंटरेक्शन है, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और जो दूसरा और कौन सा था, एटमॉस्फेयर, ये मिलके लिथोस्फीयर के साथ क्लाइमेट को चेंज कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद कार्बन साइकिल पर आ जाओ। कार्बन साइकिल क्या होती है मेरे बच्चों? जमीन के अंदर से कार्बन की जो मिकदार है वो फिजा में भेजना, फिजा से वापस उसको जमीन के अंदर लेके नहीं, एयर के अंदर एक साइकिल कंप्लीट करना, ठीक है। इस साइकिल को हम कहते हैं कार्बन साइकिल। एक चक्कर चलता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से निकलेगी, फिर फिजा में आएगी, फिजा से वापस फिर जमीन के अंदर जाएगी, इस तरह से रोटेशन चलती रहती है। कार्बन का एक बैलेंस रखा जाता है, ठीक है। यहां पर बेसिकली बताना समझाना आपको ये है कि ये जो आपका लिथोस्फीयर है ना, ये कार्बन का एक बैलेंस रखता है। जो एक कार्बन साइकिल है ना, उसको बनाए रखता है, जिसकी वजह से कार्बन का एक बैलेंस बना रखता है। कार्बन साइकिल से कार्बन का बैलेंस बनता है। कार्बन का बैलेंस बनने से हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो उसके कंट्रोल किया रहता है, जो आपका क्लाइमेट है वो कंट्रोल किया रहता है। पहले वो बताता हूं कि कैसे। मेरे बच्चों, टेम्परेचर जो बढ़ता है ना जमीन का, वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर ना अर्थ के अराउंड एक लेयर बना रहे हैं। जब ये एक लेयर बना रहे हैं तो ये हीट को आने देते हैं और जमीन पे गिरने के बाद वापस जाने नहीं देते, हीट को ट्रैप करते चले जा रहे हैं। हीट को ट्रैप करने की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज आता चला जा रहा है। अब ये ट्रैप क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही है, हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल क्या है? कार्बन का कंपाउंड है ना। तो अगर कार्बन का बैलेंस नहीं रखेंगे, कार्बन को ऊपर ज्यादा जाने देंगे तो भी मसला, कार्बन को नीचे ज्यादा रखेंगे तो भी मसला। तो ये कार्बन साइकिल बनाए रखता है, एक बैलेंस रखता है कार्बन का, ताकि एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा उससे मुतासर ना हो, हमारी जो क्लाइमेट है वो ज्यादा उससे खराब ना हो, ठीक है। तो क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होता है ना कार्बन साइकिल, दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है, ये कार्बन का जो एक बैलेंस है वो रखता है कार्बन साइकिल के थ्रू, जिसकी वजह से हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं और हमारा क्लाइमेट डेफिनेटली फिर उससे अफेक्ट हुआ। तो इस तरह से ये कार्बन साइकिल के थ्रू भी इसको, एनवायरनमेंट को, जो हमारा क्लाइमेट है उसको मुतासर कर सकते हैं। तो आप उसको पढ़ लें जरा कैसे हमने इसको लिखना है। इट प्लेज द मेजर रोल इन द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के अंदर एक बड़ा अहम किरदार होता है इसका। रॉक्स विदर एंड इरोड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अब अच्छा, ये जो एक स्टेटमेंट लिखी है ना, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करती है, उनको समझ नहीं आ रही होती, वो इसको वेदर ले रहे होते हैं और रॉक्स वेदर का उनको समझ नहीं आ रही कि क्या है। रॉक्स वीदर का मतलब मेरे बच्चे ये होता है कि जो चट्टाने हैं ना, चट्टाने वो बाहर के एटमॉस्फेयर यानी जो आउटर सरफेस के ऊपर पड़ी हुई पत्थर हैं, ये चट्टाने हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से ना भुरना शुरू हो जाती है। उनके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा एरिया, उसके सरफेस रफ होना शुरू हो जाती है, वो भुरना शुरू हो जाती है, वो गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स, अगर उनके बाहर स्टोन भी लगा हुआ है ना, तो वो धूप की वजह से और बारिशों की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से ना उसकी सरफेस खराब होना शुरू हो जाती है और रफ होना शुरू हो जाती है, शाइनिंग चली जाती है, वो प्लेन सरफेस से बुरबरी और रफ में बदल जाता है। इसको बेटा हम बेसिकली जो कहते हैं विदरिंग ऑफ द स्टोन, ठीक है। तो अगर आप चले जाए समटाइम, अगर आप नेचुरल वॉलपेपर वगैरह गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको वो वॉलपेपर मिल रही होती है जिसमें पहाड़ की डिफरेंट शक्लें सी बनी होती हैं, किसी ऐसे वो जो जैसे गोल दायरा सा बना होता है, कहीं पे वो एक बड़ा सा पत्थर होता है जो नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है, जैसे हमने पत्थर ऊपर रख के ऐसे बैलेंस करके रखा होता है। तो वो दरअसल जो एटमॉस्फेयर के अंदर चलने वाली जो हवा है या बारिशें हैं या डिफरेंट कंडीशन है ना, उनके जेरे असर ना उनके अंदर चेंजिंग आ जाती है, वो भुरना शुरू हो जाती है, उनकी शक्लें तब्दील हो जाती हैं, जैसे वो कहते हैं ना पंजाबी में खुर जाते हैं, वो खुर जाते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो ऐसा ऐसा सरफेस उनकी खराब होना शुरू हो जाती है और वो भुरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शेप चेंज हो जाती है और वो इस तरह से दिखते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोन विदरिंग,
ठीक है। अच्छा, अब स्टोन विदरिंग से वो उसकी जगह से वो सारा उतर जाता है, भुरभुरा बन के स्टोन, फिर वो पानी के साथ मिलता है और बह जाता है और उसका कुछ हिस्सा फिजा में भी चला जाता है। अब उस स्टोन के अंदर कार्बन होता है, कार्बन के कंपाउंड वगैरह शामिल होते हैं। तो वो बता रहे हैं कि रॉक्स विदर यानी कि पत्थर वगैरह खुरते हैं, वो भुरते हैं, उसका टूट फूट होती है उसके अंदर। एंड एरोड, एरोड मतलब है कि पानी के साथ मिलके बह जाते हैं, बाकी इलाकों में चले जाते हैं, पानी के साथ मिलके मिक्सचर बनाते हैं और वो कुछ ना कुछ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में निकल भी जाती है, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो पत्थर भुरेगा, पानी से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगी, तो वो कहां चलेगी? एनवायरमेंट के अंदर चलेगी है। तो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, रॉक्स विदर एंड एरोड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये सेंटेंस थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको पढ़ के एक्सप्लेन कर दिया कि पत्थर भुरे, पानी के अंदर मिले, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जो कि एनवायरमेंट के अंदर चलेगी। उम्मीद आप समझ आ गई होगी कि इस लाइन का मतलब क्या और कैसे हमने इसको समझना है। Some rocks like the limestone act as a carbon sink over the geological region, geological time scale। अब geological time scale जो है ना बेटा, ये दरअसल एक तरह का आप कह लीजिए जो जियोग्राफी है ना, उसके अंदर टाइम को मेजर करने के लिए एक स्केल ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टोन वगैरह है, ठीक है, ये जब जमीन के नीचे दब जाता है, इसके अंदर भी कार्बन के कंपाउंड वगैरह मौजूद होते हैं, तो कई अरसे तक ये जमीन के अंदर रहते हैं और अपने अंदर जो कार्बन की एक मिकदार है उसको सेफ रखते हैं और जमीन के अंदर उसको रखते हैं ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। तो कुछ फिजा में रखते हैं, कुछ जमीन के अंदर रखते हैं, ताकि हमारा जो कार्बन का है वो बैलेंस कंप्लीट रहे और हमारा जो क्लाइमेट है वो मुतासिर ना हो, ठीक है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट फिर आता है बेटा टेक्टोनिक एक्टिविटी। अब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से पहले आपको समझना होगा टेक्टोनिक प्लेट्स को। मेरे बच्चों, ये जो अर्थ की बाहरी सरफेस है ना, ये लिथोस्फीयर जिसको हम कह रहे हैं, ये बड़े बड़े मैसिव रॉक्स पर मुश्तमिल होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। जो कि इसके नीचे जो है वो मैग्मा, ये पिघला हुआ लावा होता है, उसके ऊपर ऐसे फ्लोट कर रही होती हैं इस तरह से। तो ये जब मूव करते हुए आपस में टकराती हैं, तो इनके टकराने से, इनकी मूवमेंट से भी वेदर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। अब वो कैसे आते हैं मैं आपको समझाता हूँ, पहले बात जरा ध्यान से समझ लो। एक ये टेक्टोनिक प्लेट, एक ये टेक्टोनिक प्लेट, दोनों आ रही हैं करीब एक दूसरे के, इनकी मूवमेंट है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि टेक्टोनिक एक्टिविटी भी क्लाइमेट पर असरअंदाज होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी दरअसल क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? लिथोस्फीयर के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो है वो कह लीजिए रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी मैसिव साइज की, वो मूव करती हैं एक पिघले हुए सरफेस के ऊपर, मैग्मा जिसे कहता है लावा, ऐसे फ्लोट कर रही होती हैं। जब वो आती हैं, मूव करती हैं ऐसे, इनकी मूवमेंट से हमारे पास माउंटेन रेंज वगैरह बनती है। कैसे? देखो, एक ये है प्लेट, एक ये प्लेट है। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हुई जा रही है इस तरह से ऐसे, तो फिर क्या होगा? ये ऐसे ऊपर की तरफ सरफेस जो है ऐसे उभर जाएगी, जहां पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जोर लगाएंगी, वहां पे पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। जब तक दूर है तो लैंड है, जब ये एक दूसरे को मिलकर ऐसे करेंगी तो पहाड़। तो इस तरह से जो माउंटेन रेंज वगैरह हैं वो ऐसे बनती हैं, ठीक है। अब जब माउंटेन रेंज बन जाएगी, तो माउंटेन रेंज बनने से वहां का जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, वहां पर एयर की जो रोटेशन है वो बदल जाती है, वहां पे प्रेसिपिटेशन का अंदाज बदल जाता है, यानी वहां पे वो बर्फबारी, स्नोफॉल और जो उसमें हेलिंग है, बर्फ के वो टुकड़े वगैरह जो गिरते हैं, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, वो गिरना, इस तरह के एनवायरमेंट के अंदर जो है वो चेंजेस आते हैं। तो ये बातें आपने यहां पे लिखनी है। Lithosphere, massive rigid slabs of the rocks are tectonic plates। यानी लिथोस्फीयर की जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, स्लैब्स हैं, स्लैब मतलब बड़ी सी प्लेट ही कह लीजिए, उसको हम टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। माउंटेन रेंजेस आर फॉर्म्ड बाय मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटा? माउंटेन रेंजेस बनती हैं, ठीक है। जो कि जो अर्थ का सर्कुलेशन पैटर्न, लाइक देखिए, अर्थ अगर पहले यूं, उसके ऊपर एयर यूं चल रही थी ऐसे, अब आगे जो है वो इस तरह से पहाड़ आ गया, तो डेफिनेटली हवा यहां से अपना पैटर्न चेंज करेगी, उसकी मोशन जो है वो अफेक्ट होगी, अब वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगी, ये माउंटेन्स वगैरह। तो उसका जो सर्कुलेशन है अर्थ की, उसको चेंज कर देते हैं। प्रेसिपिटेशन यानी वो स्नोफॉल के या उसको बारिश के या हेलिंग के जो पैटर्न है उनको बदल देते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारे क्लाइमेट के ऊपर ये असरअंदाज होते हैं। मैंने ये लिखी है डिटेल, आपको पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद मेरे फिर आ जाते हैं जी वोल्केनिक एक्टिविटी। अब ये वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है? देखो, हमारी जो अर्थ है इसकी ऊपर वाली सरफेस की अगर थोड़ा नीचे गहराई में चले जाए तो नीचे पिघला हुआ जो है वो चट्टाने या पिघला हुए रॉक्स हैं, जिनको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। ये मैग्मा जब अर्थ की सरफेस से निकल के बाहर आता है ना, तो इसको हम कहते हैं ये वोल्केनिक एक्टिविटी है, यानी ये इसको वोल्केनो कहते हैं, ठीक है। ऐसे लावा जिसको हम कहते हैं उर्दू जुबान के अंदर, तो उसमें से वो पिघला हुआ लावा जो है वो निकल के अर्थ की सरफेस से बाहर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी क्या था, वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं,
ठीक है। अब वोल्केनिक एक्टिविटी इसे कहते हैं। अब ये वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे पास किस तरह से होती है ये समझना आपने, और दूसरा हमारे ये क्लाइमेट के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है, ये दो चीजें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, जरा सुनिए। ये जो वोल्केनिक एरप्शन है या जो इसका वोल्केनो का निकलना है अर्थ की सरफेस से, इसके पीछे भी टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है। कैसे, मैं बताता हूं। एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, एक ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों साथ साथ करीब करीब थी। जब ये एक दूसरे से अवे मूव करती हैं, तो अवे मूव करने से इनके दरम्यान में गैप आ गया। गैप में वहां क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया। नीचे से जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो चट्टानों का एक पिघला हुआ, जो रॉक्स वगैरह मेल्टेड रॉक्स हैं जिनको मैग्मा कहते हैं, उसको वो पिघला हुआ जो है वो नीचे इसी ऊपर की तरफ आता है, उसको गैप को फिल करता है। अब उसका कुछ ऐसा जमीन से बाहर आ जाएगा तो हम कहेंगे जी यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई है। ठीक है, इस तरह से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा यहां पर किस चीज के लिए, इस पिघले हुए मैग्मा के बाहर आने के लिए, जिसको वोल्केनिक एक्टिविटी कहा जा रहा है। इसके अलावा यह भी होता है कि समटाइम अगर ये दोनों प्लेट्स यूं चलेंगे, एक दूसरे के साथ एक तरफ मूव करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आने की वजह से भी इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती है। लेकिन ज्यादा आसान ये आपके लिए, बस इतना अगर लिखना चाहो, जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, ताकि आप लोग ये ना कहेंगे सर सिर्फ पढ़ के बता रहे हैं हमें चीजें, उसके पीछे की लॉजिक रीजन दे नहीं रहे। तो इसलिए मैं एक एक पॉइंट की लॉजिक बता रहा हूं, रीजन बता रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आप उसको लॉजिक्स के साथ सारे डाटा को एनालाइज करें, ना कि जस्ट एक इंफॉर्मेशन टाइप ही टॉपिक है। क्योंकि अब ये टॉपिक बेटा ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो आपका सारा थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ के फिर आपको एक्सप्लेन करना है साथ साथ मैंने। तो अब एक चीज क्लियर कर दी मैंने कि वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है। मैग्मा, पिघली हुई मेल्टेड रॉक्स जो अर्थ के निचली सरफेस में है, उनका निकल के ऊपर अर्थ की सरफेस से बाहर आना वोल्केनिक एक्टिविटी है एक चीज। दूसरी कैसे होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, अवे मूव करती हैं, प्रेशर डिक्रीज होता है, नीचे से ऊपर मैग्मा आता है, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए उसका कुछ हिस्सा जमीन से बाहर आ जाता है, हम कहते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वोल्केनिक एक्टिविटी हमारे वेदर को किस तरह से अफेक्ट करती है, क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है। ठीक है, देखिए जहां से ये निकल के बाहर आ रहा होता है ना, ठीक है, वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा जो ब्लैक कलर के जो क्लाउड्स हैं वो बन जाते हैं। ब्लैक कलर की जो क्लाउड की फॉर्मेशन ऐसे बिखर के क्लाउड्स एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, सनलाइट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब सनलाइट क्योंकि ब्लॉक हो गई है, वो अर्थ के ऊपर सनलाइट आ नहीं रही। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि अर्थ के जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जिसने अर्थ को वार्म करना था ना, उसको हमने रोक लिया, आगे आने दिया नहीं है। ठीक है, तो वहां पर जो है ना वो कुछ देर के लिए एक ठंडक का माहौल बन जाता है, जिसको हम वोल्केनिक विंटर कहते हैं। अब जरा देखिए इसको लिखना कैसे है। वोल्केनिक एरप्शन रिलेट टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एरप्शन जो है उसका ताल्लुक टेक्टोनिक एक्टिविटी से। कैसे, मैंने सारी डिटेल बताई आपको। रिलीज द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस एंड क्या था जी, अमाउंट ऑफ गैस एंड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जब ये वोल्केनिक एरप्शन होती है, उसमें से वोल्केनो उबलता हुआ बाहर आता है, तो बहुत सारा स्मोक वगैरह बनाता है, जैसे मैंने समझाया आपको, तो वो फिर सनलाइट को आना नहीं देता, जिसकी वजह से फिर वो जो हमारा क्लाइमेट है वो डिस्टर्ब होता है या उससे अफेक्ट होता है। ठीक है, दीज इमिशन कैन टेम्पोररीली कूल द क्लाइमेट बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट। दिस शॉर्ट टर्म कूलिंग इज नाउन एज वोल्केनिक विंटर। अब जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया सनलाइट को जमीन के ऊपर आने से, उसकी वजह से टेम्परेचर में थोड़ी डिक्रीज आ जाएगी और एक विंटर का माहौल हो जाएगा, जिसको हम वोल्केनिक विंटर कहते हैं। उम्मीद आप समझ आ गई होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके शेयर कर दी बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया लिथोस्फीयर का। उसके बाद फिर आ जाओ जी बायोस्फीयर के। बायोस्फीयर भी बहुत आसान और सिंपल है। देखो, जमीन के ऊपर जहां जहां लाइफ मौजूद है ना बेटा, उस सारे स्फीयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं। अब जमीन की सरफेस पर, सरफेस से ऊपर, सरफेस से नीचे, जहां जहां लाइफ मौजूद है, उस सारे रीजन को हम बेटा बायोस्फीयर कहते हैं। इसको हम यूं डिफाइन करेंगे, बायोस्फीयर इज द रीजन ऑन, अबव और बिलो अर्थ सरफेस वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट। यानी अर्थ की सरफेस पर भी है, जैसे हम लोग हैं, सरफेस से ऊपर फिजा में जो जानवर, जो परिंदे वगैरह हैं, जानदार हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह। इसके अलावा उससे नीचे समंदर की, यानी सी लेवल से नीचे देख लें आप, ठीक है, ये कुछ जानदार है जमीन के अंदर भी होते हैं, उन्होंने घोंसले बनाए होते हैं, घर बनाए होते हैं, रह रहे होते हैं। ठीक है, तो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे और हवा में जो जानदार मौजूद है, इस सारे रीजन को बेटा हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन लिखिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं ना, तो बायोस्फीयर अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इंसान ने रहना है उसके लिए जमीन भी चाहिए। जमीन क्या है? लिथोस्फीयर।
ठीक है। और अगर उसके ऊपर इंसान के सर्वाइवल पॉसिबल है तो उसके लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? एटमॉस्फेयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है और बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो यहां पर वही बात बताइए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। इट डील्स विद द लिविंग थिंग्स एंड देयर इंपैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तमाम लिविंग थिंग्स हैं इसके अंदर, जानदार, पौधे, परिंदे, कीड़े मकोड़े, सब, ठीक है। और उनका जो क्लाइमेट के ऊपर असर है उसको भी हम इस जगह पे यहां पे डिस्कस करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स फ्रॉम विच दे ड्राइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जानदार तो हैं ही हैं, लेकिन नॉन लिविंग वो फैक्टर्स भी हैं जहां से जानदार खुराक हासिल करते हैं और वहां से एनर्जी हासिल करते हैं, उनको भी इसके अंदर हमने शामिल करना है। इसलिए हमने कहा कि ये जो बायोस्फीयर है, इट इज नॉट ओनली द लिविंग थिंग्स बट इट इंक्लूड द नॉन लिविंग थिंग आल्सो, इंक्लूडिंग द लैंड जिसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं, या फिर उसमें एयर आ जाती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। ओके, समझ आ गई बात? ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। अब इसका दूसरा क्या है? अब मेरे बच्चों आपने समझना है कि भाई ये जो बायोस्फीयर है ना, ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर मौजूद किसी भी एक रीजन के क्लाइमेट को किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, किस तरह से क्लाइमेट पे असरअंदाज होते हैं। अब वो ऑब्जेक्टिव आपने समझना जरा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहला है जी टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जहां पर बायोस्फीयर है वहां टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे मैंने आपको लिथोस्फीयर में एग्जांपल दी थी कि अगर एक जगह पे आपके पास जंगल है, दूसरी जगह पे जो है वो जंगल नहीं है, बिल्कुल आपको सहरा की तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो दोनों के क्लाइमेट के अंदर फर्क होगा, ठीक है। जहां जंगल है वहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि सनलाइट जो है वो प्लांट्स ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, अपने अंदर से वाटर को इन दी फॉर्म ऑफ गैस इमिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कूल रहता है। क्योंकि याद रखो, जब पानी गर्म करते हैं ना पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल सरफेस से निकल के ऊपर चले जाते हैं और ये अपने साथ हीट एनर्जी को लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे फिर कूलिंग इफेक्ट रह जाता है। जैसे आपको पसीना आया हो ना गर्मियों में, सख्त गर्मी में, तो आप पंखे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि जो हीट वाले मॉलिक्यूल से वो आपके सरफेस से, बॉडी की सरफेस से निकल के चले गए, साथ ही हीट को लेके चले गए। तो हीट का निकलना मतलब ठंडक होना, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है जी, बायोस्फीयर प्लेज द क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर। याद रहे, रेगुलेटिंग का मतलब है कि टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ने या कम होने नहीं देते। बाय कंट्रोलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोसेस लाइक द ट्रांसपिरेशन। अब इसने एक और बात यहां पे बल्कि मैंने ही लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड की भी, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मिकदार को भी बैलेंस रखते हैं, जिसकी वजह से हीट का, देखो हमने ये नहीं कि सिर्फ हीट को आने देना है, उसको रोकना भी है, और ना ही हीट को ज्यादा हमने रोकना है, ठीक है, उसको जाने भी देना है। दोनों चीजें होती हैं, तब बैलेंस रहता है, हम कंट्रोल में रखते हैं इसको। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का एक गुलाफ, जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स के अंदर बताया, एक एयर के अंदर एक गुलाफ बना हुआ है, एक लेयर बनी हुई है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है और हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है हीट की लाइफ के सर्वाइवल के लिए उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि ये जो हमारा बायोस्फीयर है ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक बैलेंस रखता है, ठीक है, और इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन है उसके थ्रू टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल कंडीशन, जो आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी है, जो कि क्लाइमेट को डिफाइन करती है या वेदर को डिफाइन करती है, ठीक है। दैट्स व्हाई क्लाइमेट रेगुलेट होता है बाय बायोस्फीयर, ठीक। एक चीज अब समझ आ गया आपको कि कैसे ये बायोस्फीयर जो है ना वो क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करके ट्रांसपिरेशन के थ्रू टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, कम नहीं होने देता ज्यादा, इसलिए उसको मॉडरेट रखता है और लाइफ को वहां पे पॉसिबल रखता है, ठीक है। आगे चलिए, कार्बन साइकिल, फिर कार्बन साइकिल आ गया, वहां पर भी कार्बन साइकिल आया था। कार्बन साइकिल जो है वो दरअसल क्या करता है, कार्बन को बैलेंस रखता है, कार्बन के कंपाउंड्स को बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे फिर उसको और अंदाज से हमने डिस्कस करना है। यहां पर मैंने लिखा है कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ द कार्बन बिटवीन द एयर, प्लांट, एनिमल एंड द अर्थ। पहली बात, ये कार्बन साइकिल है क्या, जमीन से कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में जाना, एटमॉस्फेयर से कार्बन का दोबारा, कार्बन कह लीजिए, दोबारा ग्राउंड में आना, इसको बेटा हम कार्बन साइकिल कहते हैं सादा अल्फाज में, ठीक है। अब बायोस्फीयर में ये किस तरह से हो रही थी, देखो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर लेते हैं कौन, ये जो हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट ने इस्तेमाल कर ली, ठीक है। अब कहां गई, फिजा से या एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में गई, ठीक है, बायोस्फीयर में प्लांट्स ने उसका इस्तेमाल किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू उससे फूड बनाया और फूड को इस्तेमाल किया और उनकी बॉडी का हिस्सा बन गई, ठीक है, प्लांट्स बड़े हो गए।
अब ये प्लांट्स जो हैं उनके अंदर कार्बन मौजूद हो गई। ये प्लांट्स खाएंगे कौन? इंसान या जानवर। ठीक है, जानवरों ने वो प्लांट्स खाए तो वो जो कार्बन थी वो उन प्लांट से उन जानवरों की बॉडी का हिस्सा बन गई। अब कार्बन जो है वो जानवरों की बॉडी का हिस्सा है। अब ये जानवर जब मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये दोबारा क्योंकि जमीन के अंदर वो दोबारा इस कार्बन को ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये जब ये नीचे जमीन में दब जाते हैं जानवर या ये परिंदे या जो दरख्त वगैरह हैं, तो नीचे गल सड़ के फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में फिर कार्बन का सोर्स मिल जाते हैं, या हमें कोयला मिलेगा, या हमें जो एक गैस होती है बर्निंग पर्पस के लिए या कुकिंग के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो गैस की सूरत में मिलेगी या पेट्रोल की सूरत में मिलेगी। हमने जमीन से निकाल लिया, पेट्रोल निकाला, क्या किया, बाइक में डाला, बाइक चलाई, धुआं निकाला, धुआं निकाल के फिर फिजा में डाल दिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। ली कहां से थी? एयर से। कहां वापस दी? एयर को। कैसे? एयर से प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल से अर्थ, अर्थ से वापस फिर हमने उसको एयर के अंदर डाल दिया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस रहता है, ठीक है, जिसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है, यानी आई मीन टू से कि जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करती है। मेरी बात को उम्मीद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहां पर वही बात बताई गई है कि कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ द कार्बन बिटवीन द एयर, प्लांट, एनिमल एंड द अर्थ। इन चारों के दरमियान तबादला है कार्बन का, ठीक है। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेक फूड, एंड दिस कार्बन मूव टू द एनिमल व्हेन दे ईट प्लांट्स, देन through decomposition of the animal and carbon goes back into the atmosphere and affect the climate। ठीक है, अब दोबारा से जब वो जानवर मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, अर्थ में गई और अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर में आती है। कैसी आती है वो मैंने बता दिया आपको कि फॉसिल फ्यूल्स की सूरत में, गैस की सूरत में, या फिर पेट्रोल की सूरत में, और उसको जला के दोबारा हम कार्बन डाइऑक्साइड में भेज देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो इस तरह से मेरे बच्चे कार्बन साइकिल जो है वो बैलेंस रखते हुए कार्बन का हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर एनर्जी फ्लो है। अब ये बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि एनर्जी फ्लो किस तरह से, ये बायोस्फीयर कैसे एनर्जी फ्लो करता है। देखो मेरे बच्चों, प्लांट्स ने सन से एनर्जी ली, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, फूड तैयार कर लिया अपना। अब फूड तैयार कर लिया, उनके बॉडी का हिस्सा बन गया, अब जो है एनर्जी उनकी बॉडी में आ गई, ठीक है। अब प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को घास वगैरह को कीड़े मकोड़े खाएंगे। कीड़े मकोड़े ने खाया उन प्लांट्स को, छोटे प्लांट्स को, तो वो एनर्जी कहां चलेगी? उन कीड़े मकोड़ों में चलेगी। कीड़े मकोड़े को किसने खाया? छिपकली ने खाया। छिपकली के अंदर एनर्जी चलेगी। छिपकली को किसने खाया? छिपकली को खाया मेरे बच्चों मेंढक ने, या कोई और कर लो यार, अब मैं कहानी बनानी है आपको समझाने के लिए। मेंढक नहीं, चलो मेंढक ने खा लिया। मेंढक को किसने खाया? मेंढक को खाया जी उसने स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? उसको खा दिया अकाब ने, ईगल ने, ठीक है। अब इस तरह से क्या हो रहा है, सन से हीट आई थी, एनर्जी, सॉरी हीट कह रहा हूं, एनर्जी आई थी। वो एनर्जी जो है वो इस तरह से एक जानदार से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफर होती चली जा रही है, ठीक है। इस तरह से पूरी एक चेन बनती है और एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो जो बायोस्फीयर है वो एनर्जी को फ्लो कराने का एक जरिया है। सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू द फूड चेन अफेक्टिंग द क्लाइमेट। ये फूड चेन जो है ना, ये जो मैंने जानदार की पूरी एक लाइन बताई है, ये फूड चेन चली है, जो कि एक जानदार फूड दूसरे का, दूसरा जानदार फूड तीसरे का, तीसरा चौथे का फूड बन गया, और इस तरह से एक फूड चेन चली। अब ये क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करते हैं? क्लाइमेट को ऐसे इफेक्ट करते हैं बेटा, ये सारे के सारे जानदार मौजूद हैं। तो सिर्फ प्लांट्स नहीं जो ट्रांसपिरेशन करते हैं, ये जो जानदार हैं ये भी ट्रांसपिरेशन करते हैं, जानवर जो हैं, जिसमें आपके तमाम एनिमल्स आ जाते हैं। आप देखो, आप खुद सांस लेते हो, सांस लेते हो, आप सामने हाथ रखो, आजकल सर्दियां, जरा ऐसे हाथ रखो, आपको फील होगा कि आपका जो हाथ है वो थोड़ा सा गीला हो गया। क्यों? जो आपने सांस बाहर निकाली है ना, इसके अंदर सिर्फ गैस नहीं है, वाटर की कंसंट्रेशन के अंदर भी मौजूद है। आपकी जो बॉडी है इसमें से भी कुछ ना कुछ जो है वो जो वाटर है वो एवोपरेट हो रहा होता है, निकल के जा रहा होता है, ठीक है। इस तरह तमाम जानवर हैं, उनकी बॉडी में से भी वाटर जो है वो उसमें से रिमूव होता चला जा रहा है, और उसमें एक हिस्सा जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर जा रहा है, जो कि डेफिनेटली क्लाइमेट को ऊपर असरअंदाज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, तमाम जानदार ये जो जी रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फिजा के अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली हमारे जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करती है। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, ठीक है।
तो इस तरह से जो एनर्जी का फ्लो है और क्लाइमेट कंट्रोल दोनों इसके जरिए हो जाता है। मैंने इसको आपकी बुक में जिस तरह लिखा था उस तरह मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन आप उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लेके चलो आगे। उसके बाद फिर आ जाता है जी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी बायोस्फीयर का ही जिम्मा है, यानी कि वाटर साइकिल क्या मतलब, जमीन से पानी चला गया फिजा में, फिजा से वापस पानी जमीन में, ठीक है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं सादा अल्फाज में, ठीक है। अब वाटर साइकिल में बायोस्फीयर का क्या काम है भाई, जानदार है, जमीन से पानी जज़ब करेंगी जड़ें, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन होगी, प्लांट्स अपने अंदर से गैसियस फॉर्म में उसको वाटर को रिमूव करेंगे, वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर किसका इस्तेमाल हो गया, बायोस्फीयर का, जानदार का इस्तेमाल हो गया जमीन से पानी निकालने में और फिजा में भेजने में, ठीक है। अब फिजा के अंदर बहुत सारे हवा में आपके जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लाइक बैक्टीरिया हैं, और बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक। जब ये जो एवोपरेशन है उसकी वजह से जो गैस बन के गई है वाटर ऊपर, ये इनसे टकराता है, इनके साथ कांटेक्ट में आते हुए वो कंडेंस हो जाता है, वापस लिक्विड में आता है, लिक्विड से दोबारा नीचे जमीन पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये जो आपके बायोस्फीयर है ये वाटर साइकिल का भी रिस्पॉन्सिबल है, और यही वाटर साइकिल ही तो वेदर पैटर्न को कंट्रोल कर रहा होता है, क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा होता है ना। जब एवोपरेशन होती है या ट्रांसपिरेशन होती है तो पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और फिर वो ठंडा होता है, क्लाउड्स बनते हैं, नीचे बारिश की सूरत में आता है, या स्नोफॉल की सूरत में आता है, या हेल्स की सूरत में आता है। तो ये तमाम बारिश, ये जो स्नोफॉल है, ये जो हेल है, मेरे बेटे, ये सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, यही तो इलाके का वेदर, यही तो इलाके का क्लाइमेट डिसाइड करती है। तो इस तरह से आप लिखेंगे बायोस्फीयर इज क्लोजली लिंक्ड टू द वाटर साइकिल, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑल इन्वॉल्व द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने बताया आपको, अब आप सोच रहे कि एवेपोरेशन में कैसे इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी से वाटर एवोपरेट हो रहा है, प्लांट्स की बॉडी से वाटर एवोपरेट हो रहा है। कंडेंसेशन में क्या है, ये एवोपरेट हुआ वाटर जो गैसियस फॉर्म में है, जो फिजा के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया है, उनके साथ मिलके वो वाटर बना रहा होता है। इसी तरह से प्रेसिपिटेशन जो है वो अगर वो ज्यादा कंडेंस हो गया तो वो बारिश की सूरत में नीचे गिरेगा, ड्रॉप्स की सूरत में, या फिर स्नोफॉल की सूरत में नीचे गिर सकता है। ट्रांसपिरेशन प्लांट से होती है, आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इन सब के अंदर ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट मौजूद होती है। इसके जरिए मेरे बच्चे ये आपका जो वाटर साइकिल है वो कंप्लीट होता है, और ये वाटर साइकिल आपके क्लाइमेट के अंदर आ जाता है। इसी से बारिशें होंगी, इसी से जो है वो स्नोफॉल, इसी से हेल, सब कुछ इसी से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पे आ जाओ मेरे बच्चों, लास्ट पार्ट आ गया जी हमारे पास, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ना, ये भी हमारे पास जो बायोस्फीयर है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिएंट्स को जमीन से लेके ऊपर आना और वापस उसको जमीन में लेके जाना। जैसे देखो आप जानदार हैं, ठीक है, वो प्लांट्स वगैरह हैं वो जमीन से हासिल करते हैं डिफरेंट मिनरल्स को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, ठीक है, और कार्बन, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद इनको इंसान या जानवर वगैरह खाते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, फिर जमीन में जाते हैं, तो ये मिनरल्स वगैरह फिर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इनकी भी एक साइकिलिंग जो है वो चलती रहती है। तो आप बताएंगे एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस साइकिल थ्रू द बायोस्फीयर इंपैक्टिंग द बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। उसके बाद फिर आप आएंगे जी, बायोस्फीयर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्यों, कैसे मेंटेन करता है जी स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेरे बच्चे, ये आपको सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपकी जो स्पीशीज हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, और आगे बढ़ सकती हैं, सही है। सो बायोस्फीयर इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी, रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए आने वाले दिनों में मजीद ऐसी वीडियोस लेकर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।